नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं कि अपने कोशिशों के तरकश में एक तीर वो जिंदा रख और हार जाओ जमाने में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1। तो देखते हैं पहले प्रश्नावली 2 का क्या है उसके बारे में समझेंगे। कि प्रश्नावली है जिसका नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो देखते हैं पहले अपन एक चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या हैं, और उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम समय व्यतीत नहीं करते और हम अपने प्रश्नावली को शुरू करते हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण। देखो दोस्तों, इसके नाम में क्या क्या चीजें आ रहे हैं वो जान लें। एक आ रहा है, चर आ रहा है और रेखिक समीकरण, ये तीन चीजें जिसमें से आप एक चर मतलब एक होगा, एक चर तो चर और चर जानेंगे। अब इसमें दो चीज जानेंगे हम, चर और रेखिक समीकरण। तो एक तो जानेंगे हम कि देखो, जितने एक चर का मान एक होगा उसमें एक ही चर होगा तो वो एक चर वाले हो जाएंगे, और दो चर होंगे तो वो दो चर वाले हो जाएंगे। सिंपल। तो इसकी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं चर होते क्या है। देखो, दो चीज होती है, एक तो मेरे पास क्या होता है, चर होता है। एक तो मेरे पास क्या होता है, चर होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, अचर होता है। देखो, अचर तो क्या है, अचर यानी जो चल नहीं सकता, जिसका मान फिक्स है। अचर यानी जो कांस्टेंट है, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। और जो मतलब आप तो ऐसे याद रख लो भाई, अचल मतलब जो चल ही नहीं पा रहा। ये याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि वो जो चल नहीं पा रहा मतलब वो फिक्स है। जैसे जैसे अपनी अपनी ये टेबल है, टेबल फिक्स है तो ये अचल है, अचल को मैं अचल भी बोल सकता हूँ। और ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही चर है जैसे एक्स हो गया। अपन इसमें गणित में चल लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, या एबीसीडी के किसी भी अल्फाबेट से अपन चर को लिखते हैं गणित में। ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब गणित के बात कर रहा हूँ मैं, चर अल्फा बीटा गामा उनसे भी लिख सकते हैं अपन, पर इनमें जो नॉर्मली लिखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मतलब इनका मान देखो, x का ऐसा मान नहीं है कि x कोई कह दे कि x का मान क्या है, बोले हो x का मान 2। क्यों क्यों है 2? 2 क्यों? अगर समीकरण अलग तरीके से दिया है तो उसका मान 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। यानी x का मान तो मेरा फिक्स ही नहीं है, कितना भी मान आ सकता है। तो x क्या है, मेरा चर है। चर मतलब ये जिसका मान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, चर बोलूंगा। और अचर है ना, अचर है मतलब जो कभी चलेगा ही नहीं, मतलब जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा, तो अचर। जैसे मान लो 5 है तो वो यहाँ पर भी 5 है। और देखो, x² + 5 लिखा तो इसमें भी इसका मान तो 5 ही है, इसकी वैल्यू तो 5 ही है। देखो, और इसको ऐसे लिख दिया x + 5, तो इसमें भी 5 है, इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। 5 5 मूल्य है इसका, तो मूल्य 5 ही रहेगा। ठीक है। तो देखो, इसी प्रकार अपन ने देखा। अब एक चर वाला मतलब एक ही होगा उसमें चर, और चर अचर के बारे में जान लिया। अब रेखिक समीकरण क्या होती है। देखो, समीकरण के बारे में जानते हैं अपन पहले कि समीकरण क्या होती है। और देखो, x + y बराबर मैंने लिख दिया 0। ये क्या लिखा मैंने, बराबर में मेरे बराबर, ये बराबर का निशान आ रहा है, और बराबर के निशान के इधर कोई भी अंक लिखा हो, 0 लिखा हो, माइनस का कुछ भी नंबर लिखा हो, या प्लस का कुछ भी नंबर लिखा हो, तो उसी को मैं समीकरण बोलूंगा जब क्या आएगा, मेरे बराबर का निशान। अगर मेरा ऐसा दे रखा है x बराबर 2, तो ये भी मेरा समीकरण होगा। अगर मेरे को ऐसे दे दे, मान लो x - 2, तो ये मेरा समीकरण नहीं होगा, ये इसको मैं बहुपद बोलूंगा। और देखो, इसकी इसकी जब चर पद पर कोई भी घात नहीं दिखे, कोई भी घात दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर घात कितनी है, उस पर घात 1 है। और जब एक घात वाला जो पद होता है उसी को हम एक घात वाले पद को रेखिक पद बोलते हैं। अगर ये बहुपद है तो इसको रेखिक बहुपद बोलेंगे, और ये अगर समीकरण है तो इसको रेखिक समीकरण बोलेंगे। सिंपल। देखो, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि x² प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो, इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये द्विघात हो गया। पहले तो क्या हो गया, ये द्विघात, और समीकरण है तो मैं क्या लिख दूंगा, द्विघात समीकरण है। सिंपल। अगर ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है x + 5 बराबर 0, तो ये इस पर x पर अधिकतम घात कितने है, 1 है। यानी 1 को मैं बोलता हूँ रेखिक, और ये समीकरण है, इसको इसलिए इसको बोल दूंगा रेखिक
समीकरण। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन देख चुके हैं कि रेखिक समीकरण होती क्या है। रेखिक समीकरण में क्या देख रहे हैं अपन को कि जो चर पद होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात 1 होगी, और एक उसमें चर कितने होंगे, एक ही चर होंगे। अगर मान लो इसमें x प्लस वाई, जैसे ये फर्स्ट वाला लिखा है x और प्लस वाई बराबर 0, यानी इसमें दो चर है, एक x चर है और एक y चर है, तो ये एक चर वाले नहीं है, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है भाई। सॉरी, रेखिक तो कैसे चेक करोगे, रेखिक का पता कैसे लगाओगे, रेखिक का पता तो इसकी घात से पता लगाएंगे। इन दोनों पर घात 1 है इसलिए ये रेखिक हो गया, और इसमें दो चर है, x अलग है और y अलग है, तो इसलिए द्विचर हो गया। सिंपल। अब देखते हैं दोस्तों, अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखो दे रखा है प्रश्नावली 2.1 और उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब इसने खुद ने कहा है कि ये समीकरण है, ये बहुपद नहीं है, ये क्या है, ये समीकरण। और आप देखोगे तो आप पाओगे कि सब में बराबर का निशान दिया है, तो इसलिए क्या है, ये सब में समीकरण है। देखो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1 लिखा है मेरा x माइनस का 2 बराबर कितना है मेरा 7। अब देखो दोस्तों, जब अपन क्या करेंगे, ये है बराबर का निशान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल टू, और हिंदी में बोलते हैं बराबर का निशान। अब जब भी मैं बराबर के निशान के राइट से मतलब दाएं सिरे से बाएं सिरे पे ले जाऊंगा तो मान मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा, और बाएं से दाएं में ले जाऊंगा तब भी मान क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब देखो बदल जाएगा, जैसे ये x माइनस 2 है, अब देखो इसमें ये तो चर है, ये अचर है, ये भी क्या है मेरा अचर है। तो अब देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ भाई, चर को एक तरफ ले लूँ, अचर को एक तरफ ले लूँ। तो चर तो ये एक ही है, तो इसको तो यही रहने दिया और बराबर करके हमने साथ लिखा, और ये अचर दो थे, अचर तो दोनों को एक साथ लिखा, और ये माइनस का है और बराबर के निशान के दूसरी तरफ आते ही चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और गुणा है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा। देखो दोस्तों इसी प्रकार ये 7 था और ये माइनस का 2 इधर आते ही प्लस का 2 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया मेरा 7 प्लस 2, यानी x का मान आ गया मेरा 9 आ गया। देखो दोस्तों इसी प्रकार अपन दूसरा प्रश्न करते हैं। अब देखो ये रेखिक तो है, क्योंकि चर पद की घात, जो चर है उस पर घात अधिकतम 1 है, इसलिए ये रेखिक है। और समीकरण क्यों है, इसमें बराबर का निशान है, अगर बराबर का निशान नहीं आता तो ये बहुपद होता। देखते हैं दोस्तों, अब देखो y प्लस 3 क्या है, ये y प्लस 3 बराबर 10। अब देखो रेखिक तो है क्योंकि घात 1 है चर पद पर। समीकरण क्यों है, क्योंकि बराबर का निशान लगा है, तो इसलिए समीकरण भी है। अब देखो, और अपन को ये चेक ही नहीं करना है, इसने खुद ने कहा है कि ये रेखिक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, ये रेखिक समीकरण है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब क्या करेंगे अपन, अब देखो चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ कर रहे हैं। तो अचर तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको यही रहने, सॉरी चर तो एक ही है तो इसलिए चर को यही रहने देते हैं, और अचर को दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। मतलब यहाँ दूसरी तरफ 10 है और इसको भी उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना होगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी y का मान कितना आएगा, y का मान 7 आएगा। अब देखो अगर तुम y की जगह 7 रखोगे तो 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा, और बराबर किसके होगा, 10 के बराबर होगा। 10 इस बराबर का निशान का मतलब होता है कि जितना समान ये दोनों रेखा है ना, उतना समान कोई नहीं है, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। देखो दोस्तों अब ये 7 बराबर y बराबर 7 आ गया। अगर y का मान 7 रखोगे तो ये बराबर के निशान के दोनों तरफ मान बराबर आएंगे। देखो y की जगह 7 रखा तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और y बराबर भी 10 है। इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 में दिया है 6 बराबर z प्लस 2। अब एक चीज देखो दोस्तों, इसमें ये बराबर के इधर दे दिया तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप मेरे को ऐसे बोलो, जैसे ये रमेश है ना, रमेश की आयु सुरेश की आयु के बराबर है। किसकी आयु के बराबर है? सुरेश की आयु के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ भाई, सुरेश की आयु रमेश की आयु के बराबर है, रमेश की आयु सुरेश की आयु के बराबर। मतलब इसको घुमा फिरा के कैसे भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है भाई। ऐसे बोल दूं रमेश की आयु सुरेश की आयु के बराबर है, या ऐसे बोल दूं सुरेश की आयु रमेश की आयु के बराबर है, मतलब बराबर है दोनों, तो इसलिए कैसे भी बोल सकता हूँ। और ये लिखा है 6 बराबर z प्लस 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ z प्लस 2 बराबर क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। अब देखो इसी रूप में आ गया। अब क्या करो, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। चर तो यहाँ एक जेड ही है और ये 6, और अचर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये इधर प्लस का है, इधर देखो क्या है, प्लस है।
और इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। z बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, यानी z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया मेरा 4। z एक चर था तो इसका मान क्या आ गया, 4। अब देखो ये तो इस समीकरण के लिए z का मान 4 आया है, तो जरूरी थोड़ी है दूसरा हर समीकरण के लिए z का मान 4 ही है। z का मान कुछ भी आ सकता है, पर इसके लिए तो 4 आया है, दूसरे के लिए क्या पता 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये क्या है, 4 है, क्योंकि इसका मान तो फिक्स नहीं है ना। अब देखो अपन प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है, यह है 3/7 प्लस का 1 बराबर क्या है, 17/7। अब देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है, अंश बट्टा हर परिमेय संख्याएं दे दी अपन को क्या दे दी, परिमेय संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चर को तो मैंने यहीं रहने दिया और अचर को, दोनों अचर को एक तरफ कर लिया, तो इसको उधर भेजते क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा माइनस का 3/7। अब देखो दोस्तों, इसको सीधा सीधा हल नहीं करना, पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये तो अंश है और ये हर है, हर का मान 7 है, इसमें ये भी अंश है और ये भी हर है। हर, अब देखो इन दोनों दो में ही लेना है। अभी तो अपन को कितने में लेना है, 2 में। हो सकता है 3 में भी मांग ले, बोल दे 4 में भी बोल दे। तो अपन को क्या करना है, पहले तो हर वाली जो संख्या देखनी है। अगर हर वाली संख्या सब में समान है तो वो समान नंबर क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इसमें भी 7 था और इसमें भी 7 था, तो क्या लिख दिया मैं, एलसीएम में 7 लिख दिया। अब जब समान संख्या हो तब की बात बता रहा हूं, जब समान संख्या हो तब की बात है ये तो, कि जो यहाँ दोनों समान है उसमें से उठा के यहाँ रख दो। अब जो ऊपर संख्या है उसको चिन्ह के साथ लिख दो, यानी बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया और 3 है तो 3 लिख दिया। 17 माइनस 3 किया तो कितना आया मेरा, 14 आ गया। और 14 बट्टे कितना आ गया, 7 आ गया। तो बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखो दोस्तों, अब x का मान कितना है मेरा, 2 आ गया। अब मैं इसको इसमें रख के चेक करता हूँ एक बार कि इसको जब x के मान को इसमें जोड़ेंगे तो 17/7 आ रहा है, तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा क्या है, गलत है। तो इसको 2 लिया, तो अब इसके बट्टे में 1। अब एलसीएम लेने का तरीका, अगर ये दोनों सेम होते, साथ साथ की होती, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ साथ नहीं है तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, दोनों को हर में जो नंबर है इनको गुणा करो, और यहाँ 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आ गया, और यहाँ पे लिख दो। दोनों को आपस में गुणा करो और यहाँ पे लिख दो। अब वज्र गुणा कर दो, मतलब इसके जो हर का मान, हर इसके अंश से गुणा कर दो, प्लस लगा दो, इसके हर को इसके अंश से गुणा कर दो। देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया, और इस 7 को 2 से किया तो कितना आ गया मेरा, 14 आ गया। यानी कितना आ गया, 14 और 3 17 आ गया, यानी 17/7। और ये लाना था मेरे को, ये देखो 17/7, यानी ये मेरा आंसर क्या है, मेरा ये आंसर मेरा सही है। तो देखो दोस्तों, अब आगे का प्रश्न हल करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है अपन को, प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, 6x बराबर क्या है मेरा, 12। 6x बराबर क्या है, 12। यानी अब देखो, अगर ये प्लस में होता या माइनस में होता 6, तब तो इसको इधर भेजते और उसका चिन्ह चेंज हो जाता। पर ये इसके x के क्या है, ये 6 गुणा में है। यानी मैंने पहले ही बताया था, जो भी चीज गुणा में हो दूसरी तरफ क्या कर दो, उसको भाग में भेज दो। और 12 के भाग में बेचेंगे तो कहाँ हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। और देखो इसमें अगर x का मान 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 ही होता है, और 12 ही लाना था। इस प्रकार अपना ये उत्तर सही है। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है मेरे को, t/5 बराबर क्या है, मेरे को 10 दिया है। अब देखो क्या करना है, इसके बट्टे में 1 लगा लिया मैंने, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा मतलब क्या होता है, इसके अंश को तो दूसरे वाली संख्या के हर से गुणा करते हैं, और उसके हर को दूसरे वाले के अंश से गुणा करते हैं। यानी t को 1 से गुणा किया तो t आ गया, बराबर का निशान है तो बराबर आ गया, और 5 को 10 से गुणा किया तो मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। अब देखो इस t के मान को इसमें रखोगे, यानी t की जगह 50 रखोगे तो 50 में 5 का भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। और ये यहाँ भी कितना लाना है, 10 लाना है। देखो दोस्तों, अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये लो जी, प्रश्न नंबर 7 लिखा मैंने, 2x/3 बराबर क्या है मेरा, 18 है। अब इसके बट्टे में क्या लिखा मैंने, 1 लिख लिया, और क्या कर लिया मैंने, वज्र गुणा की। यहाँ लिख दो आप, वज्र गुणा करने पर। देखो दोस्तों, आपको बस ध्यान इधर देना है, और जैसे जैसे मैं प्रश्न को हल करवाता हूँ आप वैसे वैसे समझोगे। तो एक बार आपको वीडियो देखना है और उसके बाद फिर खुद से ट्राई करना है, बिना देखे करना है दोस्तों। अगर आप बिना देखे करोगे तो आपको हो रहा है तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं हो पाया तो मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप फिर दोबारा वीडियो देखिए और उसके बाद दोबारा हल कीजिए।
अब देखो, अब 2x को तो 1 से गुणा करना है, ये लो जी 2x को गुणा करना है 1 से और 18 को गुणा करना है 3 से। तो 2x को 1 से गुणा किया तो 2x आ गया और 18 को 3 से गुणा किया तो 36, यानी 2x का मान 36 आ रहा है। तो x का मान ये 2x के गुणा में और इधर जाएगा तो किस में चले जाएगा, भाग में, यानी 36 के बट्टे में 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 18, यानी x का मान कितना आया मेरा 18 आ गया। अब देखो x की जगह 18 रखोगे तो 18 दूनी 36 और 36 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12, 36 में 3 का भाग दोगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब देखो अब करते हैं अपन प्रश्न नंबर अपना ये 8। देखो देखो ये मिस्टेक कर देना दोस्तों, 36 में 2 का भाग देंगे तो अपने कितना आएगा 18 आएगा, पर यहाँ रख रहे तो अपन आंसर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्यों 18 तिया 54 होता है, 18 तिया, देखो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी अपने गुणा करने में। 18 सॉरी दोस्तों, 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 36 नहीं होता है, 18 तिया 54 होता है। तभी मैं देखो इसमें आंसर ये इसको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 54 आ जाएगा, यहाँ पर भी 54 आ जाएगा। देखो देखो दोस्तों गलती हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है, तो मैंने ये सुधार लिया। ये लो गलती, यहाँ पर 54 आया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 की जगह आ जाएगा मेरा 27। अब देखो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये लो मेरा यहाँ तो आ गया मेरा 27, और यहाँ पे अगर मैं 27 मान रखूंगा तो 27 गुणा 2 54 हो जाएगा, और 3 54 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, और यही लाना था मेरे को 18 ही। अब देखो अब क्या करना है, ये दिया हुआ है 8वां प्रश्न, 1.6 बराबर y बट्टे में 1.5। अब क्या करना है, इसके बट्टे में 1 लगाना है और वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करना है, यहाँ लिख दो वज्र गुणा करने पर। तो देखो दोस्तों अब देखो 1.6 को गुणा करना है 1.5 से, वो बराबर में क्या करना है y गुणा 1। अब देखो दोस्तों अब अगर आपको ऐसे दशमलव में गुणा करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, 16 को 15 से गुणा करो, 16 को 15 से गुणा किया तो 16 पंजे देखो 15 से की 90, 9 15 एक 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 और 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा पॉइंट आ गया 15 6 90 0 और 9 15 15। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया मेरा, y का मान आ गया 2.4। अब दोस्तों इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर इसमें y का मान 2.4 रखने पर यही मान आ रहा है तो अपना आंसर सही है, नहीं तो अपना आंसर गलत है। देखो इसको y की जगह में रखूँ, y की जगह में रखूँ तो 2.4 यानी 15, यानी ये तो ये मेरा क्या होगा 15 एकम 15 और 9 बच जाएगा, उसमें भाग देंगे 6, यानी 1.6 आना चाहिए और यही 1.6 आ रहा है। तो मतलब ये आंसर अपना ये अपने आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप अब देखो मैं हर प्रश्न में करके दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, उससे वीडियो बड़ा बनेगा। आपको मैंने बता दिया तरीका, आप इससे हर प्रश्न में चेक कर सकते हो आप चाहो तो। देखो प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर ये 9 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है 7x माइनस का 9 बराबर क्या है मेरा 16। अब देखो इसमें तो क्या करना है, चर को एक तरफ करो, अचर को तो एक तरफ, यानी चर वाला तो ये एक ही पद है और अचर वाले 1 और 2, यानी दोनों को एक तरफ कर लेंगे, यानी 7x बराबर 16। ये माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा मेरा प्लस का हो जाएगा। तो देखो दोस्तों x का मान क्या आएगा, x का मान 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसके बट्टे में कितना आएगा 7 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया 25/7। आप इसको 25/7 भी रख सकते हो और दशमलव में भी उत्तर निकाल सकते हो। देखो दोस्तों अब 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वें प्रश्न में 4y माइनस का 8 बराबर क्या है मेरा 13। देखो अगर आपको उत्तर दशमलव में नहीं आ रहा तो यहाँ तक कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तर सही है आपका। अब देखो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी इसको ऐसे किया तो ये माइनस का 8 इधर जाते ही इधर प्लस का हो गया, 13 + 8 किया तो कितना हो गया मेरा 4y बराबर कितना हो गया 21 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 21/4 आ गया, यानी ये y का मान आ गया 21 के बट्टे में क्या आएगा मेरा 21 के बट्टे में, ये 21 के बट्टे में 4। देखो दोस्तों इधर थोड़ा मिस्टेक है शायद लिखने में, इधर लिख देता हूँ मैं, y का मान आ गया मेरा 21 के बट्टे में 4।
तो देखो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 10 हल कर लिया। अब आगे भी इसी प्रकार हल करेंगे, और हल करने से पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ इधर से, जिससे कि अपन को अपना और थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और अपन आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकें। देखो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में अपने प्रश्न है उसको लिखिए कि ये सर ये चीज़ आपने ऐसे कैसे समझाई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं अपने अगले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको है रेगुलरिटी रखनी है, आपको निरंतरता रखनी क्लास में। ऐसा नहीं है एक बार ले ली फिर 10 दिन बाद लेनी, ऐसा नहीं करना है। मैं डेली वीडियो डालता हूँ तो आपको डेली का वीडियो डेली देखना है और डेली ही पढ़ाई करनी है। देखो अब 11वां प्रश्न दिया हुआ है अपन को, 17 प्लस का 6p बराबर कितना है, 9 दिया है। तो अब देखो चर वाला पद तो यही है, अचर वाले एक ये है और एक ये है, दोनों को एक तरफ कर लूँ तो 6p। अब देखो ये 17 इधर प्लस का इधर लाते हैं क्या हो जाएगा मेरा माइनस का, 9 माइनस का 17। अब देखो ये हो गया 6p। अब देखो 17 में, अब देखो ये 9 तो क्या है प्लस का है और 17 क्या है माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। 17 और 9 में बड़ी कौन है, 17 है, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी क्या थी 17 और 17 पर चिन्ह है माइनस का, तो इस पर भी चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। यानी p का मान निकालूं मैं माइनस का 8/6 और इसको ऊपर नीचे 2 का भाग दूंगा तो माइनस 2 का भाग 8 में दिया तो 4 हुआ और 2 का भाग 6 में दिया तो 3 हुआ। देखो दोस्तों ये ऐसे करते हैं कि एक ही संख्या से ऊपर भी भाग दें और एक उसी संख्या से नीचे भी भाग दे सकते हैं। मतलब अंश वाली संख्या में भाग देना है उसी संख्या से और उसी से हर वाली संख्या में भाग देना है। उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली का कि x/3 है मेरा और प्लस का 1 है बराबर क्या है 7/15 है। तो देखो दोस्तों अब क्या है, जो चर वाला है उसको यहीं रहने दो और अचर वालों को एक तरफ कर लो। तो ये x/3 बराबर 7/15 और माइनस का क्या हो गया मेरा 1। अब देखो डायरेक्ट अपन को नहीं घटाना, पहले क्या लेना है एलसीएम लेना है और बट्टे में 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 15 को 1 से गुणा किया तो 15 आ गया मेरा। अब इसको 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आ गया, माइनस है तो माइनस लगाया और मेरा 15 है तो 15 लगा दिया। तो ये है मेरा x/3 है। तो देखो दोस्तों इसको अपन इधर हल कर लेते हैं एक बार। x/3 बराबर 7, देखो अब 7 तो प्लस का है 15 माइनस का है, तो 15 में 7 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा और बड़ी संख्या पर चिन्ह का है माइनस का, तो इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस लगा दिया और बट्टे में कितना होगा 15 होगा। अब देखो अब इस वाले जो यहाँ पर भी हर का मान, इस हर से ये वाला हर कट सकता है या फिर इसको ऐसा कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो वज्र गुणा कर लो। पहले क्या करो वज्र गुणा, यानी 15 को x से गुणा किया तो 15x हो गया और ये 8 को 3 से गुणा किया तो देखो ये माइनस का है तो ये माइनस का तो चिन्ह आएगा, ये प्लस का, जब माइनस की संख्या को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस का ही नंबर आता है, माइनस की संख्या आता है। और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा 24 आएगा। यानी x का मान निकालेंगे तो माइनस का 24 बट्टे में क्या होगा मेरा 15 होगा। और ऐसी संख्या से काट सकते हैं जो ऊपर, जिसका भाग ऊपर भी जा रहा हो और नीचे वाली संख्या में भी, यानी अंश वाली संख्या में भी भाग जा रहा हो और हर वाली संख्या में भी भाग जा रहा हो। तो देखो 2 का भाग 24 में जाता है पर 15 में नहीं जाता और 3 का भाग 24 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। यानी 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 बार जाएगा और 3 का भाग 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार। यानी x का मान यहाँ पर आ गया मेरा 8/5, माइनस का होगा ही, माइनस का 8/5। तो देखो दोस्तों अपन ने ये प्रश्न हल कर लिया है। और दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।